आगे बढ़ते हैं, कानपुर से बड़ी खबर है। सपा विधायक इरफान सोलंकी और भाई रिजवान सोलंकी पर एफआईआर दर्ज हो गई है। कानपुर के जाजमऊ थाने में विधायक और भाई पर मुकदमा हुआ। धमकाने, घर में कब्जा करने और आग लगाने की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। जाजमऊ की पीड़िता फातिमा ने इरफान सोलंकी और भाई रिजवान सोलंकी पर घर कब्जाने का आरोप लगाया है। ये बड़ी खबर। आज ये कहा जा रहा है कि रात मुकदमा दर्ज होते ही पुलिस ने इरफान और भाई रिजवान की तलाश में छापा मारा। देर रात घर में नहीं मिले दोनों। पुलिस टीमें खोजने में लगातार जुटी हुई हैं। मामले में कोताही बरतने के आरोपी एसओ जाजमऊ सस्पेंड कर दिए गए। बड़ी खबर, थानेदार के सस्पेंड होते ही सीयूजी नंबर भी बंद हुआ। जाजमऊ थाने का सीयूजी नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। विधायक इरफान सोलंकी के भाई रिजवान सोलंकी पर एक मकान पर कब्जा करने का आरोप लगा और उसके बाद देर रात पुलिस ने छापेमारी की कार्रवाई की है। ज्वाइंट सीपी कानपुर पुलिस आनंद प्रकाश तिवारी जी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आनंद जी, किस तरह से कार्रवाई आपने रात में अंजाम दी? देखिए, जाजमऊ थाने पे हमें एक कंप्लेन मिली थी और उस कंप्लेन में प्रॉपर्टी पे कब्जा करने, घर में आग लगा देने, सारे बिलोंगिंग्स को डिस्ट्रॉय कर देने, थ्रेट देने और डिफरेंट प्रकार के इलीगल एक्टिविटीज़ के होने की सूचना दी गई थी। सूचना संज्ञेय थी और बड़ी गंभीर प्रकृति की थी। उसको लेकर के उसको एग्जामिन किया गया और इनिशियल एग्जामिनेशन के बाद एफआईआर दर्ज हुआ। एफआईआर में जो कंटेंट थे और जिस प्रकार की सूचना थी और जिस प्रकार का एग्जामिनेशन था, उसके बाद जो प्रश्नगत व्यक्ति हैं इस एफआईआर में, उन्हें हमें ले आना था, उनको एग्जामिन करना था। और इस प्रकरण में चूँकि एक महिला का घर जला दिया गया है, चूँकि महिला के सारे बिलोंगिंग्स जल गए हैं और ये पूरी तरह से एक लॉलेसनेस का एग्जाम्पल है, तो रात को उनके आवासों पे जो दोनों प्रश्नगत व्यक्ति हैं वहाँ पे पुलिस ने अपनी कार्रवाई की उनको लाने के लिए। हालांकि वो घर पे नहीं मिले और इस संदर्भ में आवश्यक जांच के लिए सारे कदम उठाए जा रहे हैं और जिस प्रकार का हमारे पास एफआईआर है, इन अकॉर्डेंस टू द लॉ उसका इन्वेस्टिगेशन भी हम कर रहे हैं। किस किस के खिलाफ एफआईआर की है, कौन कौन सी धाराओं में आपने दोषी बनाया? देखिए, एफआईआर में पीड़िता ने 2 लोगों के नाम दिए हैं और बाकी कुछ एक अन्य अज्ञात के नाम भी हैं। तो जो नाम वहाँ पे हैं, वहाँ पे रिजवान सोलंकी और इरफान सोलंकी के नाम एफआईआर में पीड़िता ने लिखे हैं और कुछ एक अन्य अज्ञात के नाम लिखे हैं। तो जो कंटेंट है उसके अकॉर्डिंगली हमने एफआईआर किया है और जो हमारे पास पीड़िता ने कंप्लेन दिया है उसके अकॉर्डेंस और जो फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड हैं उसके अकॉर्डेंस हम एग्जामिनेशन कर रहे हैं। जो विधायक हैं उनकी बेटी ने एक वीडियो बना के वायरल किया, उसमें ये खौफ और डर का साया बनाने की बात कही गई है, इस पर क्या कहते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप उस वीडियो में ही देख सकते हैं कि पुलिस एज पर लॉ वर्क कर रही है एंड वी हैव केप्ट आवरसेल्फ विद इन द एम्बिट ऑफ द लॉ एंड विल कीप वर्किंग विद इन द एम्बिट ऑफ द लॉ। इसी तरीके का मिसबिहेव की आप लोगों की तरफ से नहीं की गई, क्योंकि परिवार और अब जो पार्टी के अन्य विधायक हैं वो भी आरोप लगा रहे हैं कि कानपुर पुलिस की जो कार्रवाई है वो सवालों के घेरे में है। नहीं, देखिए, हमारी कार्रवाई वी कीप वर्किंग 24 आवर एंड सिंस इंफॉर्मेशन वाज वेरी सीरियस, तो हमें उस पर एक्ट करना है और हम विद इन द एम्बिट ऑफ द लॉ हमने वर्क किया है एंड इन फ्यूचर ऑल्सो विद इन द एम्बिट ऑफ द लॉ ही हम वर्क करेंगे। अभी कितनी टीमें लगी हुई हैं, क्योंकि जो अभियुक्त हैं, जो जिनके खिलाफ कंप्लेन है वो नहीं ठीक है? दीज थिंग्स आर पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, वी कैन नॉट रिवील ऑल दीज थिंग्स। तो ज्वाइंट सीपी आनंद प्रकाश तिवारी साफ तौर पर बता रहे हैं कि विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। काफ़ी गंभीर आरोप लगाए गए थे पीड़ित की तरफ से और उसके बाद अब कार्रवाई की जा रही है। हालांकि परिवार के जो एलिगेशन हैं उनको साफ तौर से नकारते भी दिख रहे हैं। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। तो ये रिपोर्ट आपने देखिए दोनों पर, विधायक इरफान सोलंकी और उनके छोटे भाई रिजवान सोलंकी पर एफआईआर दर्ज की गई है। इरफान सोलंकी के भाई पर मामला दर्ज नहीं करने पर थानेदार पर भी कार्रवाई हुई जानकारी है और आनन फानन में मामला दर्ज करके देर रात दी गई विधायक के घर पर दबिश। विधायक इरफान सोलंकी को लेकर जानकारी है कि उनका नंबर बंद आ रहा है। ये बड़ी खबर।
मामले में कोताही बरतने के आरोपी एसओ जाजमऊ को भी सस्पेंड किया गया है। देर रात घर में दोनों ही नहीं मिले। पुलिस टीमें लगातार पड़ताल कर रही हैं, खोजने में जुटी हुई हैं। बड़ी खबर है, आज रात मुकदमा दर्ज होते ही ये कहा जा रहा है कि पुलिस घर पर पहुंची। इरफान और भाई रिजवान की तलाश वहां पर शुरू कर दी गई, लेकिन दोनों ही घर पर मौजूद नहीं है। ये बड़ी जानकारी है। कानपुर से इस वक्त सपा विधायक इरफान सोलंकी और भाई रिजवान सोलंकी पर एफआईआर दर्ज। कानपुर के जाजमऊ थाने में विधायक और भाई पर मुकदमा दर्ज किया गया है। धमकाने का आरोप है, घर में कब्जा करने का आरोप है और आग लगाने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। जाजमऊ की पीड़िता फातिमा ने इरफान सोलंकी और भाई रिजवान सोलंकी पर घर कब्जाने का आरोप लगाया और ये कहा जा रहा है कि मुकदमा दर्ज होते ही पुलिस ने इरफान और भाई रिजवान की तलाश भी शुरू कर दी। छापा मारा, देर रात घर में दोनों ही नहीं मिले। घर पर दबिश देने के लिए पुलिस के अधिकारी पहुंचे, लेकिन ना तो इरफान सोलंकी घर पर मौजूद और ना ही उनके भाई रिजवान सोलंकी। पुलिस टीमें लगातार खोजने में दोनों को ही जुटी हुई हैं। मामले में कोताही बरतने के आरोपी एसओ जाजमऊ भी सस्पेंड कर दिए गए हैं। और इसी पर मेरे साथी रतीश जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। दोनों पर एफआईआर दर्ज की गई है। इरफान सोलंकी सपा विधायक और उनके छोटे भाई रिजवान सोलंकी को लेकर भी जानकारी, आपने भी वहां अधिकारियों से बातचीत की है। अभी क्या अपडेट है, दोनों की जानकारी क्या मिल पाई है, क्या कहा जा रहा है पुलिस की तरफ से? देखिए, पुलिस ने देर रात 3 बजे के आसपास ये छापेमारी की कार्रवाई की। परसों रात की घटना है। घटना पहले आपको बता देता हूँ। फातिमा नाम की पीड़िता ने आरोप लगाया था कि जो रिजवान सोलंकी हैं, जो समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी के ठीक छोटे भाई हैं, उन्होंने धमकाया, मकान पे कब्जा करने का आरोप उन पर लगा और उसके बाद आग लगा दी। जब कब्जा नहीं कर पाए तो उसके बाद आग लगा दी, पूरी गृहस्थी जला दी। इस तरीके की घटना निकल करके सामने आई थी। गंभीर आरोप थे। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की। चूंकि मामला समाजवादी पार्टी के विधायक का था, इसलिए पूरी इन्वेस्टिगेशन की। ज्वाइंट सीपी आनंद प्रकाश तिवारी से अब से कुछ देर पहले जब हमने बात की तो उनका साफ तौर पर यही कहना था कि पूरी इन्वेस्टिगेशन की गई। इन्वेस्टिगेशन के बाद जब आरोप सही पाए गए, उसके बाद एफआईआर की गई है जाजमऊ थाने में। जो विधायक हैं समाजवादी पार्टी के इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी पर एफआईआर की गई है। साफ तौर पर एफआईआर करने के बाद अब कार्रवाई की गई। देर रात में उनके जो भाई हैं अरशद, उनसे हम बात कर लेते हैं। अरशद, 1 मिनट आप आइएगा। किस तरह से कार्रवाई की गई है? अरशद आप बताइए। आप इधर आइए प्लीज, इधर आइए। अरशद इरफान सोलंकी के छोटे भाई हैं, घर पर मौजूद थे और क्या हुआ था? हम तो बड़े भैया घर पे थे नहीं, हम तो घर पे थे। पता चला रात में पुलिस आई है विधायक जी के वहाँ, तो हम लोग जब मौके पे वहाँ गए तो विधायक जी थे नहीं मौके पे। हम लोग तो दूसरे घर पे हैं क्योंकि दो घर हैं। तो विधायक जी कहाँ हैं? जानकारी नहीं ना बड़े भैया। क्या हुआ? अच्छा, पुलिस कितने बजे आई थी और क्या हुआ? हम लोग तो 2:30 बजे सो रहे थे, तो याले घर पे भी पुलिस आई थी, तो हम लोग उनके नॉक से जगे। तो बस यही बात हुई। क्या कहा क्या गया आपसे? कहा कुछ ये पूछा जा रहा था विधायक जी का है। अब हम लोग को खुद ही जब पहुंचे तो मौके पे उनका फोन भी बंद था, विधायक जी को बात भी नहीं हो पा रही थी। तो ये प्रकरण क्या था आपकी जो परसों रात में हुआ है? जानकारी नहीं पड़ा भैया। जो आग लगाने वाली घटना? हम थे नहीं, असल में दिल्ली में थे, हम रात ही में लौटे हैं जी। ये अरशद हैं, इरफान सोलंकी के छोटे भाई हैं और पीछे हमारे आप देख रहे होंगे ये सब समर्थक हैं। जब से पुलिस की रेड रात में हुई है, उसके बाद से तमाम जो समर्थक हैं वो इरफान सोलंकी के घर पहुंचे हुए हैं। अरशद जो उनके सगे छोटे भाई हैं, दूसरे मकान में रहते हैं, कह रहे हैं कि उनके घर भी पुलिस पहुंची थी। इस इलाके में, जाजमऊ जिस इलाके में हम खड़े हैं, जहां पे हम खड़े हैं इरफान सोलंकी के घर के पास में, तो इरफान सोलंकी के 3-4 मकान हैं भाइयों के और सब अलग अलग मकानों में रहते हैं। सभी मकानों पे पुलिस ने रेड की थी। मामला 2 दिन पुराना, लेकिन पुलिस का ये दावा कि जब आरोप सही पाए गए उसके बाद एक्शन किया गया, कार्रवाई की गई है। जाजमऊ थाने में एफआईआर की गई है। धमकाने के लिए, मकान पे कब्जा करने के लिए, आग लगाने के लिए, तमाम धाराओं में रिजवान सोलंकी और इरफान सोलंकी पर एफआईआर की गई है। उनसे बातचीत कीजिए और परसों रात जो हुआ, जो जानकारी आप दे रहे हैं उसके बारे में ये लोग क्या बता पा रहे हैं, और बात कीजिए, जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कीजिए। लोग क्या कुछ कहते हैं इस पूरी कार्रवाई को लेकर, जो और लोग वहां पर मौजूद हैं? बिल्कुल। क्या कार्रवाई हुई, आप लोगों को मालूम है कि रात में क्या कार्रवाई? सुबह जानकारी हुई कि उनके यहाँ दबिश पड़ी थी। जिस तरह पुलिस ने रात 11 बजे एफआईआर की और 3 बजे दबिश थी, और जो पुलिस कह रही जांच की, कोई जांच नहीं की, झूठ है। क्योंकि अगर जांच की जाती तो विधायक जी से भी स्टेटमेंट लिया जाता, उनको भी पूछा जाता। और किसी ने आरोप लगाया, चूंकि सरकार उत्पीड़न लगातार कर रही है समाजवादियों का, उसी कड़ी में एक ये भी श्रृंखला में जुड़ कहना है कि एक दिन पहले शिकायत मिली थी, एक दिन तक जांच की गई, चूंकि मामला समाजवादी पार्टी का। जांच में उन्होंने क्या इरफान सोलंकी जी का कोई स्टेटमेंट लिया? ये पुलिस ने बताया आपको?
भाई जांच क्या होती है? तो विधायक जी सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? विधायक जी कहाँ हैं? अब रात में पुलिस के सामने कौन आएगा जब पूरी तरह से अपराधियों की तरह घेरा डाला गया है हैं और पूरा घेर लिया गया जाजमऊ और दसियों पुलिस की जीप पीएसी लेके, तो ये कोई जांच का विषय तो था नहीं, ये तो पकड़ने का विषय था। और पकड़ने के विषय में अब विधायक जी आएंगे सामने, मीडिया के भी पब्लिक के भी, और जो जांच में पाया जाएगा और न्याय में हम लोग विश्वास रखते हैं और न्याय लगातार कोर्ट के द्वारा मिल भी रहा है। लोगों से संपर्क में है विधायक जी? नहीं, हम लोगों के संपर्क में नहीं है विधायक। मालूम है कहाँ है कुछ? नहीं, ये भी जानकारी नहीं कहाँ है, लेकिन हम लोग को सवाल उठ रहे हैं ना कि रात में विधायक जी घर पे नहीं थे और रिजवान भी घर पे नहीं है, जो 2 लोग नेम्ड हैं वही 2 लोग गायब हैं, तो परेशानी तो इस पे भी बढ़ती है ना कि आप गायब हो गए। इस सरकार की मंशा को सभी जानते हैं और मीडिया भी जानती है और पब्लिक भी जानती है, तो मंशा के अनुरूप काम करना पड़ता है, अपना बचाव देखते हुए अपना पक्ष रखना है। इसलिए विधायक जी अपना पक्ष रखने के लिए, नहीं तो हमें पक्ष रखने का अवसर भी न मिलता। तो ये इरफान सोलंकी के समर्थक हैं, कह रहे हैं कि इनको पक्ष रखने का मौका ही नहीं मिलता, विधायक इसीलिए अभी फिलहाल गायब है। वहाँ पर मौजूद नहीं है, कानपुर में कब से उनकी मौजूदगी नहीं है? कल रात से ही वो फोन नहीं उठा रहे हैं या फिर उनका फोन बंद आ रहा है या फिर पहले से ही वो कानपुर में मौजूद नहीं थे? क्या बता रहे हैं ये लोग? देखिए, कल मेरी स्वयं इस मामले में इरफान सोलंकी से बातचीत हुई थी। रिजवान सोलंकी जो उनके छोटे भाई हैं उनसे भी बातचीत हुई थी और उसके बाद बातचीत के बाद ये भी हुआ था कि इस मामले में उनको फंसाया जा रहा है, जैसा कि उनका कहना था, उनके आरोप थे। लेकिन देर रात जब 3 बजे के आसपास ये रेड हुई है, उसके बाद से मैं भी लगातार संपर्क कर रहा हूँ दोनों को, यानी समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी को और उनके छोटे भाई रिजवान सोलंकी को, लेकिन दोनों के फ़ोन नहीं मिल रहे हैं। रिजवान सोलंकी के नंबर पर बेल जा रही है लेकिन फ़ोन पिक नहीं किया जा रहा था और इरफान सोलंकी के दोनों नंबर जो मेरे पास उपलब्ध हैं, उन दोनों नंबरों पर जिन पर बात हुआ करती थी उन पर वो कॉल नहीं जा रही है। रिजवान और इरफान कहाँ पर हैं ये पता नहीं, पुलिस को भी अभी तक कुछ नहीं मालूमात हुई है कि दोनों लोग कहाँ पर हैं। लेकिन इतना तय है कि पीड़िता, पुलिस ये कह रही है कि पीड़िता ने जो आरोप लगाए हैं उसकी जांच पड़ताल की गई, वो सब सच पाए गए, उसके बाद यहाँ पर टीम पहुंची हुई थी। अब आग लगाने का आरोप है, घर में कब्जा करने का आरोप है, धमकाने का आरोप है, इसको लेकर क्या कहते हैं ये लोग? बिल्कुल बात कर लेते हैं। अच्छा, आप आगे आइए। ये जो आरोप लगा है, फातिमा ने आरोप लगाया है, इस आरोप पर क्या कहेंगे? सरकार की जो भी टाइम चल, सरकार कहाँ से आ जाती है? एक पीड़िता सामने आती है फातिमा नाम की, इसी इलाके की आपके, और यहाँ से आकर कहती है कि रिजवान सोलंकी और इरफान सोलंकी उसके मकान पे कब्जा करना चाहते हैं। पहले तो ये जांच का विषय, पहले तो जांच होनी चाहिए, जांच के बाद फिर अगर आप अपराध कह रही है ना कि हमने 24 घंटे बाद एफआईआर की है, जांच की होगी तभी एफआईआर की होगी। तो उन्हें विधायक जी का भी स्टेटमेंट लेना चाहिए ना, उसके बाद कोई कार्रवाई करते। अगर उनका अपराध है तो उनको भी बोलने का, अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाता है। आप किधर आइए, आपको लगता है कि जो ये शिकायत की गई है ये सही है या क्या, किस तरीके की शिकायत? भाई शिकायत पक्ष तो किसी की भी शिकायत कर सकता है, लेकिन जिसकी शिकायत हो उसका भी पक्ष लेना चाहिए और जब तक दोनों के पक्ष सामने ना आए जब तक जो है तो कोई भी दोषी ठहराया नहीं जा सकता है। जब दोनों के पक्ष सामने होंगे तभी तो दोषी और बगैर दोषी ठहराया जाएगा। इस बात पे आप लोग कितना श्योर हैं कि विधायक जी और उनके भाई से पुलिस ने कोई बात नहीं की, सीधे कार्रवाई कर? सीसीटीवी कैमरों का दौर है, हर गली हर मोहल्ले में लगे। वही मैं कह रहा था, सीसीटीवी में कोई वो, अगर प्रशासन, चूंकि हाई प्रोफाइल मामला है, विधायक का मामला है, प्रशासन को वो चीज बाहर लानी चाहिए मीडिया के कि ये देखिए विधायक और उनके भाई घुस रहे हैं आग लगाने के लिए, और इसके बाद कार्रवाई की जाती तब तो संतोषजनक थी। लेकिन चूंकि अब सरकार की मनसाई उत्पीड़न की है लगातार, वो एक मोहरा है, जो पीड़िता है वो वहाँ पे रह रही है, वो कह रही मेरी टीवी जल गई, मेरी फ्रिज जल गई, उसके पास बिजली का कनेक्शन भी नहीं है, वो टीवी फ्रिज कहाँ से चला रही है, जाड़ा है, आग ताप रही हूँ, हीटर ताप रही हूँ, आग लग सकती है। लेकिन चूंकि वो प्लाट में कब्जे से रह रही थी तो इसलिए वो शंका जो है, वो प्लाट में फातिमा कब्जा करके रह रही थी। हाँ, कब्जा। उसने आरोप लगाया कि आप लोग कब्जा करना चाहते हैं। नहीं, कब्जा क्यों, वो तो शासन की लिखा पढ़ी में। आपकी जो बात है, आपको जो मालूम है फातिमा के बारे में, वो आप बताइए। फातिमा के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं क्या जानूं फातिमा को। जो कंप्लेनेंट है उसके बारे में आप जो बता रहे हैं, आप बता रहे हैं क्या समाज में होती है। रतीश, आप लगातार नजर बनाए रखें, अब जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसकी पड़ताल भी की जा रही है। अभी जानकारी है कि दोनों ही मौजूद नहीं है कानपुर में, इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी। शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उत्तराखंड के 22वां स्थापना दिवस की। ये तस्वीरें आ रही हैं, आपको दिखाते हैं देहरादून से। उत्तराखंड का 22वां स्थापना दिवस आज है। तस्वीर आपके सामने,
9 नवंबर सन 2000 को स्थापना हुई थी नाम उत्तरांचल। उसके बाद 2007 में उत्तराखंड नाम हुआ, जिसके बाद 22 साल का उत्तराखंड हो चुका है। स्थापना दिवस है आज, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। स्थापना दिवस के मौके पर जो कार्यक्रम रखे गए हैं उसकी तस्वीर आपके सामने। विकास का देवभूमि संकल्प, 22 साल का उत्तराखंड हो चुका है। स्थापना दिवस का मौका, अलग अलग हिस्सों में तमाम कार्यक्रम रखे गए हैं। ये तस्वीर आप देहरादून की देख पा रहे हैं, राजधानी की संभवतः परेड ग्राउंड की ये तस्वीर नजर आती है, जहां पर सीएम की मौजूदगी भी। अलग अलग हिस्सों में तमाम कार्यक्रम आज के दिन को लेकर बहुत खास। आज का दिन उत्तराखंड वासियों के लिए 22वां स्थापना दिवस है देवभूमि का, और इसीलिए आज के इस मौके पर ये सीधी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी भी यहां पर है। थोड़ी देर पहले एबीपी गंगा से उन्होंने बातचीत की थी, उसमें भी उन्होंने अपने संकल्प की बात को दोहराई थी। सर्वांगीण विकास किस तरीके से होगा उत्तराखंड का, उसके लिए पूरा रोड मैप क्या है और किस तरीके से आगे बढ़ा जा रहा है, इसके बारे में उन्होंने विस्तार से बताया भी था। उत्तराखंड का राज्य स्थापना दिवस 9 नवंबर का दिन आज, और 9 नवंबर सन 2000 को स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश से अलग उत्तराखंड की स्थापना की गई थी। शुरुआत में नाम उत्तरांचल, उसके बाद उत्तराखंड। आज 22 साल का उत्तराखंड हो चला है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं देहरादून से, सीधी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। बड़ी खबर है, मैनपुरी उपचुनाव के लिए सपा आज उम्मीदवार का ऐलान कर सकती है। ऐसी जानकारी, मैनपुरी से तेज प्रताप सिंह यादव को टिकट मिल सकता है। मैनपुरी से पहले भी सांसद रह चुके हैं तेज प्रताप यादव, और अखिलेश यादव के भतीजे हैं तेज प्रताप। 5 दिसंबर को मैनपुरी में उपचुनाव होना है, उससे पहले ये बड़ी खबर। इसी पर मेरे साथी अनुभव जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अनुभव, ये कहा जा रहा है कि मैनपुरी के लिए ऐलान हो सकता है उम्मीदवार का, और तेज प्रताप यादव का नाम लगभग फाइनल माना जा रहा है, बस ऐलान होना बाकी है। अनुभव, देखिए बिल्कुल, क्योंकि नामांकन की प्रक्रिया कल से शुरू हो जाएगी, मैनपुरी में भी, रामपुर में भी और खतौली में भी। और ऐसे में ये माना जा रहा है कि खासतौर से मैनपुरी की सीट जो मुलायम सिंह यादव के निधन से खाली हुई है, वहाँ पर समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार का नाम तय कर रखा है। तेज प्रताप को वहाँ पर लड़ाना है, ये लगभग पार्टी के भीतर सब लोग सहमत है। अखिलेश यादव ने इस पर सबको कहा और सब लोग इस पर राजी हैं, लेकिन अभी तक नाम की घोषणा नहीं की गई। अब आज ये माना जा रहा है कि आज नाम की घोषणा हो सकती है। कल प्रोफेसर रामगोपाल यादव भी थे, अखिलेश यादव भी थे, और सब लोग एक साथ थे, तब भी इस पर जरूर चर्चा हुई है कि किस तरीके से पूरे चुनाव में जाना है और किस तरीके से इस बार कम से कम मैनपुरी का जो ये बाई इलेक्शन है वहाँ पर इस रणनीति के साथ लड़ना है। बिल्कुल ठीक है अनुभव, लगातार मंथन का दौर चल रहा है, और कल भी हमने देखा कि किस तरीके से कल भी रामगोपाल यादव और अखिलेश के साथ में मंथन करते हुए दिखाई दिए। आज अनुभव, आज दिन तक या फिर शाम तक नाम का ऐलान हो जाएगा, क्योंकि वक्त बहुत कम है। हाँ बिल्कुल, देखिए आज नाम की घोषणा हो सकती है, क्योंकि नामांकन कल से शुरू हो जाएगा। और जो नाम, खासतौर से आप मैनपुरी को देखिए, वो तो ऐसी सीट है जिसे खुद अखिलेश यादव को डिसाइड करनी है, परिवार की सीट है, तो वहाँ पर परिवार से ही किसी को लड़ाना है, तो उसमें इतना किससे पूछना है, किसी से वहाँ पूछना तो है नहीं। शिवपाल यादव भले ही बातें अलग अलग कह रहे हों, लेकिन ये माना जा रहा है कि इस सीट पर कम से कम सब लोग एक साथ रहेंगे, यानी पूरा परिवार इस पर साथ रहेगा। तो ऐसे में उस सीट पर नाम तय करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जहाँ तक रामपुर की बात है, तो चूंकि आजम खां का जो सदस्यता जाने का मामला है, सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई है, उसके बाद उस पर जरूर चर्चा होगी। और वहाँ पर भी अहम है, लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो मैनपुरी सीट को लेकर उम्मीदवार के नाम का ऐलान हो जाता है, इसी पर लगातार नजर है। और आज आप ये जानकारी दे रहे हैं कि नाम का ऐलान हो सकता है। शुक्रिया अनुभव पूरी जानकारी के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, आगरा से खबर है। आगरा में एचएमए ग्रुप पर आईटी की रेड 100 घंटे बाद खत्म हो गई है। इनकम टैक्स के छापे में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। 100 करोड़ की अघोषित आय का पर्दाफाश हुआ। करोड़ों रुपए के गहने जब्त होने की खबर है।
इनकम विभाग के टीम के जो लोग हैं वो अपने साथ सबूत लेकर के गए हैं, ऐसी जानकारी। पूर्व विधायक जुल्फिकार अहमद भुट्टो के ठिकानों में छापेमारी लगातार जारी रही और अब देखिए खत्म होने की जानकारी है। नितिन मेरे साथ ही जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। नितिन, 100 घंटे के बाद ये छापामार जो कार्रवाई चल रही थी वो खत्म हो गई है, जानकारी ये मिल रही है। अब छापेमारी में क्या कुछ मिले हैं, क्या जानकारी हाथ लगी है, क्या बताया जा रहा है नितिन? देखिए बिल्कुल, देखिए आईटी ऑफिशियल्स के सूत्रों के हवाले से खबर है कि करीब 100 करोड़ से ज़्यादा रुपए सरेंडर किए हैं एचएमए ग्रुप ने, यानी जुल्फिकार एंड ब्रदर्स, देश के टॉप मीट कारोबारी के यहाँ जो 4 दिन की जो आईटी रेड चली है वो देर रात, मंगलवार देर रात वो खत्म हो चुकी है। लेकिन 100 करोड़ से ज़्यादा रुपए अघोषित जो आय है वो सरेंडर किए और ऐसे में जो कुल कहा जाए जो इनकम है उसमें उसको जोड़ के टैक्स का निर्धारण किया जाएगा, पेनल्टी लगाई जाएगी। इसके साथ ही बड़े स्तर पर बेनामी संपत्ति के कागजात इनकम टैक्स के अधिकारियों को हाथ लगे हैं, बड़ी मात्रा में गोल्ड इनकम टैक्स के अधिकारियों को हाथ लगे। तो कुल मिला के कहा जाए आगरा के इतिहास की सबसे बड़ी इनकम टैक्स की रेड इसको कहा जा रहा है, क्योंकि 100 करोड़ से ज़्यादा की ब्लैक मनी का सोर्स पता चला है। और अब इस मामले में पूरी तरह से कहा जाए एचएमए ग्रुप के जब तमाम जो कागजात हैं, तमाम ट्रांजैक्शंस हैं, बैंक जो खाते हैं, उनकी जब स्क्रूटनी होना शुरू होगी और तमाम चीज़ों को जब जांच आगे बढ़ेगी, उसके बाद ये तय हो सकेगा कि एक्चुअल अमाउंट कितनी है, कितना आईटी के अधिकारियों को उनकी जो अघोषित आय है, जो ब्लैक मनी है, जो कहीं ना कहीं जो उन्होंने आय और मुनाफे में जो अंतर कम दिखा रखा था, बहुत सारे वो सारी चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। 100 करोड़ की अघोषित आय का पर्दाफाश भी हुआ, ये जानकारी भी आप दे रहे हैं, और करोड़ों के गहने भी बरामद किए गए हैं। अभी और बातें हैं जो बाहर आनी बाकी है। शुक्रिया नितिन। नजर आपन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्थापना दिवस पर शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि दी। उत्तराखंड के अमर शहीदों को किया याद। सीएम ने कहा उनकी शहादत की वजह से हमें ये राज्य मिला है। सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी पर एफआईआर दर्ज। कानपुर के जाजमऊ थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। धमकाने, घर में कब्जा करने, आग लगाने का आरोप है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ आज 50वें चीफ जस्टिस के तौर पर लेंगे शपथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिलाएंगे शपथ। मुख्य न्यायाधीश ललित हो रहे हैं रिटायर। प्रधानमंत्री मोदी का आज फिर हिमाचल प्रदेश में धुआंधार प्रचार। कांगड़ा के शाहपुर में सुबह 11 बजे और हमीरपुर में दोपहर 12:30 बजे जनसभा को करेंगे संबोधित। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।